जय हिंद दोस्तों, मैं ईश्वरन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम 18 अप्रैल 2021 तक की करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना की। ये हमारी भारत सरकार द्वारा लॉन्च हो चुकी है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत बीमारियों के जो दुर्लभ बीमारियां उसके इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है। आप देख सकते हैं, मैंने ये मेंशन किया हुआ है। इसकी वित्तीय सहायता का ये प्रावधान है और ये जो बात हमें बताई गई है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दुर्लभ बीमारियों के बारे में हमें बताई है। और ये राष्ट्रीय नीति 2021 को 30 मार्च को इसको मंजूरी मिली है, क्योंकि राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत जो भी दुर्लभ बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन बीमारियों के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान किया है। ये जो बीमारियां हैं असामान्य या दुर्लभ बीमारियां, जो मरीजों को, जो इससे जूझ रहे मरीज हैं उनके लिए इस योजना का फायदा उठाने के लिए बनाया गया है। इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी लाया गया है। तो यानी कि आप देख सकते हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात, आपको क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किन बीमारियों के लिए कितने रुपए की मतलब वित्तीय सहायता दी जानी है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत 30 मार्च को मंजूरी मिलने के बाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा 20 लाख रुपए का वित्तीय सहायता कब दुर्लभ बीमारियों के लिए दी गई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो दो तीन क्वेश्चंस को पूरा करती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय आरोग्य निधि से मिलेगी 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता। इसके बाद हम बात करते हैं 30 मार्च 2021 को पश्चिमी मध्य रेलवे, जिसको हम CCRS भी बोलते हैं, CCRS इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसके निरीक्षण के बाद राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़, ये ध्यान रखना, कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन श्रीनगर से जालंधरी के विद्युतीकरण की बात हुई है। तो ये भारत का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है। यानी भारत का पहला विद्युतीकरण जोन कौन सा है, तो आप आंख बंद करके ये लगा सकते हैं, राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन जो श्रीनगर से जालंधरी के विद्युतीकरण की बात करता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ये बात यहां पर रखी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसके बारे में बताया है, इस रेल क्षेत्र से गुजरने वाली ट्रेनें अब और तेज गति से चलेंगी, क्योंकि विद्युतीकरण की बात यहां पर हो रही है। तो पश्चिमी रेलवे जोन ने अब तक 3012 किलोमीटर, ये जो बात है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3012 किलोमीटर के विद्युतीकरण नेटवर्क का दावा किया है। यानी कि जो ये पश्चिमी रेलवे जो काम कर रहा है, तो ये 3012 किलोमीटर तक का नेटवर्क बना रहा है। इससे पहले भी एक नेटवर्क बनाया जा चुका है जो 2021 में पश्चिम बंगाल में निमिता न्यू फरक्का रेलवे क्षेत्र के विद्युतीकरण के साथ किया गया था। लेकिन ये जो किया गया था पश्चिम बंगाल में किया गया था, इसलिए पूर्वी आता है, जबकि जो मैं बात आपके सामने कर रहा हूं वो पश्चिमी रेलवे जोन की कर रहा हूं, और जो ये पश्चिमी बंगाल का है ये पूर्वी रेलवे जोन है। तो इसलिए पूर्वी रेलवे जोन का पहला ये पश्चिम बंगाल में जाएगा और पश्चिमी रेलवे जोन का पहला ये राजस्थान में जाएगा। तो इस तरह से दोनों बातों को आप अलग अलग लेकर देखेंगे। फिर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ये शुरू किया गया है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PM कुसुम। ये PM कुसुम है, यहां पर आप देख सकते हैं PM कुसुम के नाम से योजना है। इसके अंतर्गत कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर जो राजस्थान में है, जिले की कोटपुतली तहसील में इसको स्थापित किया गया है। यानी कि एक बहुत बड़ा ये पावर प्लांट लगाया गया है जो PM कुसुम के नाम से ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान लगाया गया है। तो आप इसकी एक फोटो देख सकते हैं। इस संयंत्र से क्या होगा, प्रत्येक वर्ष 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। 17 लाख यूनिट बिजली यहां पर से बनाई जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत जो ऊर्जा मंत्रालय है उसने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात की, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को इसका पूरा फायदा मिले। तो इसीलिए यहां पर जो बताया गया है, ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना, यानी कि जो सौर पंप हैं, यानी जो पानी देने वाले, पानी फेंकने वाले जो पंप हैं, उनके संचालन के लिए ये बहुत बड़ा महाअभियान है, उनको ये बहुत बड़ी गति देगा। तो ये बहुत ही बड़ी एक बात है जो PM कुसुम योजना के साथ जुड़ी हुई है, आप देख सकते हैं।
इसके बाद फरवरी 2019 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने वित्तीय सहायता और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से PM कुसुम योजना की शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन नए तरीके से पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो बजट मतलब जो इसके लिए बताया गया कि यहाँ पर कितने लोगों को फायदा मिलेगा और क्या होगा, तो यहाँ 15 लाख किसानों को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और ये जो एक तरह से 2020-21 के बजट में बताया गया कि सरकार योजना का विस्तार करते हुए 20 लाख किसानों को ये पंप के लिए सहायता देगी। और इसके अलावा 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंप सेटों की सौरीकरण के लिए मदद मिलेगी। मतलब जो सौर ऊर्जा का फायदा मिलेगा 20 लाख से अलग 15 लाख लोगों को भी मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी योजना PM कुसुम योजना जो 2019 फरवरी से शुरू की गई थी और जो बहुत तेजी से चलती जा रही है। अब भारत के विदेश मंत्री ने बिम्स्टेक जो एक क्षेत्रीय संगठन है, इसकी 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्रीलंका की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई थी। तो एक क्वेश्चन यहीं से आपका तैयार हो गया कि भारत के विदेश मंत्री ने बिम्स्टेक में हिस्सा लिया, पहली बात। दूसरी बात, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की। ये कौन से नंबर की बैठक थी? 17वीं मंत्रिमंडलीय बैठक थी, मंत्रिस्तरीय बैठक थी। तो एक बात तो यहां पर क्लियर हो जाती है। दूसरी बात, बैठक में भारत ने किन मुद्दों को उठाया? आतंकवाद, ट्रांसनेशनल क्राइम, परिवहन, संचार, पर्यटन, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, सारे बड़े बड़े मुद्दे उठाए। और इसका पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका नाम है पूरा प्रॉपर। ये एक क्षेत्रीय संगठन है बिम्स्टेक, जो हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, BIMSTEC, बिम्स्टेक। तो ये क्षेत्रीय संगठन है जिसमें सारे जो क्षेत्रीय देश आपस में मिलकर काम करते हैं, जिसमें भारत भी है और श्रीलंका भी है। इस बार श्रीलंका ने इसमें अध्यक्षता की है। तो ये 7 सदस्य हैं, जिनमें से 5 सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण एशिया से है। तो बिम्स्टेक क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है। उसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है वो मैंने आपको बताई, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर हिंदी में आपसे पूछ लिया जाता है तो हिंदी में भी आप ये नाम बता सकते हैं, क्षेत्रीय संगठन है। कितने कंट्री हैं? 7 है। 5 दक्षिण एशिया से है, जिसमें भारत भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल, श्रीलंका भी है। तो इसके अलावा 2 कौन कौन से हैं? म्यांमार और थाईलैंड, जो दक्षिण एशिया से बाहर है। क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है। तो इसलिए दोनों दक्षिण एशिया से बाहर वाले देश कौन से हैं, उनका नाम भी आपको याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मतभेद हैं उसके चलते सार्क अच्छे से काम नहीं कर रहा था। सार्क जो एक हमारा क्षेत्रीय संगठन है, जो दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय संगठन है, तो जो अच्छे से काम नहीं कर रहा था उसकी जगह पर बिम्स्टेक को बनाया गया। इसके लिए एक नया मंच तैयार किया बिम्स्टेक के लिए, जिससे सार्क में चल रही कमियों को दूर किया जा सके। तो सार्क क्षेत्रीय संगठन अच्छे से काम ना करने की वजह से, भारत और पाकिस्तान में आपसी मतभेद होने की वजह से बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन बनाया गया है, जिसमें भारत अपनी सारी बातें अच्छे से अपने क्षेत्रीय मतलब अपने आसपास के देशों को बता सकता है। ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद जो वर्तमान में बिम्स्टेक 15 क्षेत्रों में कार्य करता है, जिसमें व्यापार भी है, प्रौद्योगिकी भी है, कृषि, पर्यटन, मत्स्य पालन, ये सारे बड़े बड़े सेक्टर्स हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। और 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहले सिर्फ 6 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया था, बाद में 2008 में 9 अदर स्टेट्स में इसको बढ़ाया गया। इसका जो सचिवालय है बिम्स्टेक का, वो ढाका बांग्लादेश में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ढाका बांग्लादेश में इसका सचिवालय है, तो इसलिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ जाती है। तो बिम्स्टेक के बारे में ये है। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री जिन्होंने इस बिम्स्टेक में मीटिंग में हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास करना, क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग करना, समानता की भावना लाना, सब मिलजुल कर काम करेंगे। शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे। ये बिम्स्टेक की टैगलाइन है, एक तरह से बिम्स्टेक का उद्देश्य है। ये सभी कंट्रीज के फ्लैग्स हैं जो बिम्स्टेक में हिस्सेदार हैं। भारत में सबसे बड़े फ्लोटिंग
सोलर प्लांट यानी तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी, इसने रामागुंडम पेडापल्ली जिले तेलंगाना में अपने थर्मल प्लांट के जलाशय में 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता सहित ये चीजें निर्मित की हैं। यानी कुल मिलाकर जब मैं बात कर रहा हूं तो एनटीपीसी द्वारा अपना एक थर्मल प्लांट लगाया गया एनटीपीसी द्वारा, और वो इन क्षेत्रों में लगाया गया और इसने 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता की निर्माण के लिए इसमें एक बड़े प्लांट को लगाया है। तो ये जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि तैरता हुआ प्लांट जो सोलर ऊर्जा का प्लांट है वो कहां लगाया गया है, तो वो अलग अलग रामागुंडम पेडापल्ली जिले में तेलंगाना में इन्होंने ये प्लांट लगाया जो पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट है। तो यही क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ये क्या कर सकता है, इसके पास है जल निकायों की सतह पर ये काम करता है। पहला सौर ऊर्जा का संयंत्र है जो तैरता हुआ है। इससे पहले भी मतलब जो बनाया गया था वो 2014 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। उसमें जो बिजली उत्पादन थी उसके मुकाबले इसकी बिजली उत्पादन में ज्यादा वृद्धि की गई है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र में बिजली का उत्पादन वर्ष 2022-23 तक शुरू हो जाएगा। यानी यहां पर से जो अभी तक जो ये आप देख रहे हो पिक्चर, अभी यहां से बिजली पैदावार नहीं हो रही है, 22-23 तक इसमें बिजली की पैदावार हो जाएगी। एनटीपीसी पहले राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यानी एनटीपीसी जो ये सब काम करता है, पहले इसको राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते थे। भारत में बिजली उत्पादन में तेजी लाने के लिए इसका 1975 में इसको बनाया गया। सबसे बड़ा हमारा ऊर्जा समूह है भारत का। ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत ये रजिस्टर्ड है। एनटीपीसी लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यानी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकार के द्वारा संचालित होता है, और इसको 2010 में भारत की महारत्न कंपनियों का खिताब भी मिला है। यानी 2010 में ये भारत की एक महारत्न कंपनी बनी है एनटीपीसी, जो पूरे भारत में मतलब सौर ऊर्जा या ऊर्जा से संबंधित काम करती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल 2021 को जो जस्टिस एनवी रमना है उनको भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यानी भारत के अब नए मुख्य न्यायाधीश होंगे जिनका नाम है एनवी रमना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनवी रमना के लिए। ये मुख्य न्यायाधीश हैं, 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके लिए एक खाते में सबसे इंपॉर्टेंट बात जाती है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने ये 6 अप्रैल को इनकी नियुक्ति की है। न्यायमूर्ति रमना 24 अप्रैल 2021 से अपना कार्यभार मतलब संभालेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस रमना का 26 अगस्त 2022 तक का कार्यकाल रहेगा। ये मतलब 1 साल के लिए कार्यकाल पूरा रहेगा। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हो जाएंगे, और वे पहली बार 10 फरवरी 1983 को वकील बने थे। यानी कि 1983 में पहली बार ये रमना वकील बने थे, और 27 जून 2000 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थायी जज के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से ये बहुत ही मतलब काफी टाइम तक बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कार्यभार संभाला है। महाराष्ट्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को पश्चिमी घाट के सिंधु दुर्ग जिले के अंबोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ जो बात चल रही है वो ये कि महाराष्ट्र सरकार ने एक क्षेत्र ऐसा है, वहां पर एक समुद्र ऐसा है जिसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली प्रजातियों की खोज की गई है इस जगह पर, और यहाँ पर कोई फिर ये जो मछलियां हैं ना पकड़े इन मछलियों का, क्योंकि दुर्लभ हैं तो इसलिए इन मछलियों का कोई दुरुपयोग ना हो, कोई पकड़ के इनको खत्म ना कर दे, तो इसलिए इसको एक विरासत घोषित कर दिया, और यहाँ पर मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई। फोर्ब्स ने विश्व भर में साल 2021 के लिए सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की है। ऑफ कोर्स आप जैसे ही पिक्चर देख रहे हैं, मुकेश अंबानी फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, और 10 बड़े अमीर व्यक्तियों में से इनका स्थान मिला है। और सबसे बात अच्छी ये है कि एशिया की बात करूं तो अंबानी पहले नंबर पर है और अडानी दूसरे नंबर पर है। लिस्ट के अनुसार जेफ बेजोस के पास $177 बिलियन की संपत्ति है। यानी कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं जेफ बेजोस। अगर पूरी दुनिया की बात करूं तो जेफ बेजोस है। अगर मैं बाकी अगर एशिया की बात करूं तो अंबानी और अडानी है। पहले नंबर पर अंबानी, दूसरे नंबर पर
पर अडानी है। विश्व में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर एलन मस्क का नाम है। एलन मस्क टेस्ला कंपनी को चलाते हैं, इनके जो शेयर हैं वो 705% ऊपर उठे हैं। 151 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के सबसे दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं। अगर हम भारत के मुकेश अंबानी की बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो एलन मस्क के बाद देखोगे आप तो 10वें नंबर पर 84.5 अरब डॉलर की दौलत के साथ मुकेश अंबानी का नाम है। लेकिन एशिया में नंबर 1 पर अंबानी आते हैं, पहले स्थान पर आते हैं। उनकी जो कुल नेटवर्थ है 84.5 अरब डॉलर, इनकी एशिया में सबसे अमीर शख्सियत होने के लिए ये नेटवर्थ है मुकेश अंबानी की। स्वामित्व योजना केंद्र सरकार द्वारा गांव की दिशा और दशा को बदलने के लिए शुरू की गई है। 2025 तक इसका उद्देश्य है इस योजना को पूरा करने का। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। ये एक नया क्वेश्चन आपको मिल गया। और इस पंचायती दिवस के मौके पर पीएम मोदी इसको लॉन्च करेंगे और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र तोमर, जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनका नाम भी आपके सामने आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये लॉन्च होगा 24 अप्रैल को। जब ये लॉन्च होगा तो इस नरेंद्र तोमर भी उस समय मौजूद होंगे। देश के 9 राज्यों में इसको संचालित किया जाएगा स्वामित्व योजना को, और स्वामित्व योजना में गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका में बताया गया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अपना धर्म चुन सकता है, बदल सकता है, उसको अपने धर्म को बदलने का पूरा अधिकार है। 9 अप्रैल को ये सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और इसको ये फाइनल कर दिया गया। अब मैं चुनाव आयोग की बात करता हूं। हमारे नए चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्रा, देश के नए चुनाव आयुक्त बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी जो नियुक्ति करता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 12 अप्रैल 2021 को वे 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है, ये आप सभी जानते हैं। 13 अप्रैल 2021 से ये पदभार संभालेंगे और आप जैसा जानते हैं बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शंस चल रहे हैं, इसी दौरान इन्होंने यहाँ पर काम शुरू किया है। अब सबसे बड़ी बात, भारत में 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद तीसरी बड़ी एक और वैक्सीन को इजाजत मिल गई है, जो रूस की यानी रशिया की वैक्सीन है, जिसका नाम है स्पुतनिक वैक्सीन। यानी स्पुतनिक वैक्सीन को यहां पर इजाजत, इमरजेंसी यूज के लिए इजाजत मिल गई है। और ये बताया जाता है ये 91.6% तक कारगर साबित हो सकती है। ये जो वैक्सीन है इतने 91.6% तक कारगर है। और जो स्पुतनिक वर्ड है ये रशिया में इसका मतलब होता है हिंदी में रास्ते का साथी, यानी कि हमारा साथ देने वाला एक ऐसा शख्स जो हमारा साथ देगा, तो इसका नाम वो है। भारत में चल रहा है टीका महोत्सव। अगर आपसे क्वेश्चन यहां से पूछ ले कि भारत में टीका महोत्सव क्या है, तो ये कोरोना वैक्सीन को लेकर ये चलाया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा टीकाकरण महाअभियान है, जो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलाया जा रहा है। तो स्पुतनिक के साथ ये आज की क्लास खत्म होती है। फिर हम नई वीडियो, नई क्लास के साथ, न्यू करंट अफेयर के साथ आप सब लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।